कल पढ़ लिए थे पॉइंटर हमने, उससे पहले रिकर्शन देख लिया। आज लास्ट टॉपिक कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स और यूनियंस। ठीक है, तो यार अब तक जितने भी हमने वो देखे ना वेरिएबल्स, लाइक हमने देख लिया कि int डेटा टाइप है, एक का फ्लोट है, डबल है, जो भी है हमने इंडिविजुअल डेटा टाइप देख लिए कि लेट्स से अगर मैंने int a डिफाइन कर दिया तो उसके अंदर सिर्फ int ही आ सकता है। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैं अपने रिकॉर्ड स्टोर कर रहा हूँ। मतलब मेरी क्लास में बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं मान लो, और मैं हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर स्टोर कर रहा हूँ और उसका नाम स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस टाइप का कुछ डेटा टाइप चाहिए, मतलब एक एंटिटी चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल चीजें मैं शो कर सकूँ एक साथ। ठीक है, तो इस तरह का कुछ मुझे खुद का बनाना है डेटा टाइप कि मेरे पास उसके अंदर डिफाइन कर दूं कि यार एक नाम की फील्ड होनी चाहिए, एक रोल नंबर की फील्ड होनी चाहिए। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए हम यूज करते हैं इसमें स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है, फिर हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं कुछ। लेट से मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड शेयर करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा स्टूडेंट, मतलब मैंने ऐसे नाम दे दिया उसको। ठीक है, तो ये हो गया, स्ट्रक्चर बन गया मेरे पास। सेमीकोलन लगाते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर मुझे चाहिए एक इंटीजर चाहिए जो कि मेरा रोल नंबर होगा, और एक स्ट्रिंग चाहिए जो कि नाम होगा। तो मैंने ले लिया इंट रोल, और एक स्ट्रिंग ले ली नेम, 100 साइज ले लिया मैंने लेट से उसका। ठीक है, तो ना अब ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो अपने मेन फंक्शन के अंदर मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ ऐसे कि मुझे इस डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे मैं लिखता था इंट ए, तो क्या करता था, ये मेरा वो है डेटा टाइप जो बताता था कि मेरा वेरिएबल किस नाम का होगा। अब मुझे इस टाइप का बनाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और अब जो मेरे को वेरिएबल का नाम बनाना है, ठीक है, मैं मान लो मेरे को लिखना है स्टूडेंट 1। ठीक है, std1, तो मेरा एक वेरिएबल बन गया यहाँ पर। अब इस वेरिएबल के अंदर दो फील्ड है, एक रोल नंबर की और एक कहते हैं नेम की। तो अब मैं अगर मेरे को उसके अंदर रोल नंबर असाइन करना है, तो मैं लिख सकता हूँ std1 जो मेरा वेरिएबल का नाम है, डॉट लगाकर उसकी इंडिविजुअल फील्ड में एक्सेस कर सकता हूँ। यार जो भी तुम बोला हो ना, माइक अनम्यूट करके बोल लेना, क्योंकि मैं चैट पढ़ नहीं पाता बीच बीच में। ठीक है, अब मान लो मेरे को इस जो मैंने बनाया वेरिएबल अपना std1, उसके अंदर रोल नंबर असाइन करना है, तो ये लिख दूंगा रोल और इक्वल टू लेट से 1 है। अब मेरे को उसको नाम देना है। नाम करने के लिए मैं स्ट्रिंग कैसे असाइन करते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए जान लो कि मैं इसके अंदर डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकता स्ट्रिंग। मैं std1 डॉट नेम इक्वल टू ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है s और एक स्ट्रिंग है s2, मुझे s2 का डेटा डालना है s के अंदर, तो मैं क्या क्या यूज करता था, strcpy फंक्शन। याद है ना, strcpy मैंने करवाया था कि मैं स्ट्रिंग दे दी और दूसरी स्ट्रिंग दे दी, यस तो सर। वो डेटा कॉपी हो जाएगा इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, strcpy, मुझे किसके अंदर कॉपी करना है, इस स्टूडेंट के नेम वाली फील्ड के अंदर। मैं करूंगा std1 डॉट नेम, और क्या क्या कॉपी करना है उसके अंदर, मेरा नाम, तो मैं दे दूंगा देव। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, मेरा एक वेरिएबल बन गया, एक एंटिटी बन गई जिसके अंदर एक रोल नंबर वाली फील्ड हो गई और एक नेम वाली फील्ड हो गई, और उसके अंदर वैल्यू आ गई 1 और नेम में आ गई देव। अब इसको असाइन करने का एक और तरीका है, डायरेक्टली जब मैं अपना वेरिएबल बना रहा हूं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये मेरा हो गया डेटा टाइप, और उसके बाद में मेरा वेरिएबल का नाम है std1। अब इसके अंदर मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ इसको कि जो मैंने डिफाइन किया था अपना, इसको बनाया था, डिक्लेयर किया था, तो उसके अंदर इंट रोल पहले था और कैरेक्टर नेम स्ट्रिंग थी जो मेरी बाद में थी। तो जो पहले था उसका मैंने रोल नंबर दे दिया 1, मतलब ठीक है, कॉमा लगा के मैं अपनी स्ट्रिंग दे दूंगा डायरेक्टली यहाँ पर। तो ऐसे भी डायरेक्टली असाइन हो जाएगा, ये बन जाएगी मेरी आईडी, ये बन जाएगा मेरा नेम जो भी था रोल नंबर। ठीक है, तो दो तरीके हो गए। अब एक और तरीका है इसको असाइन करने का, स्ट्रक्ट std स्टूडेंट std1 जो भी नाम है वेरिएबल का। अब उसके अंदर जो फील्ड है, इंडिविजुअल फील्ड है, मतलब रोल नंबर रोल वाली फील्ड थी, तो मैं क्या करता हूँ, डॉट रोल इज इक्वल टू 1, इस तरह से अपनी वेरिएबल असाइन कर सकता हूँ डॉट लगा के यहाँ पे सीधा। तो अब यहाँ फायदा क्या हुआ इसका, मेरे को एक ऐसी एंटिटी मिल गई जिसके अंदर अपने खुद के मैं डिफाइन कर दूंगा कि इसके अंदर ये डेटा आने वाला है। और ये हो गया बात स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, इसका एक बार कोड डेमोंस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर बात करेंगे यूनियन की। अभी समझ में आया कि हम स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं और क्या होता है स्ट्रक्चर्स, बता दो सबको यस सर, क्लियर। एक डेटा को स्टोर करने के लिए हाँ, मतलब। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मेन इसमें जो डेफिनेशन आती है इसकी वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप।
अब तक जितने भी डिफाइंड डेटा टाइप थे वो हमारे खुद के प्री डिफाइंड थे, सी के, कि इंट है, फ्लोट है, कैर है। हम यहाँ पे खुद अपना डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे को इस टाइप का डेटा चाहिए। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे कोड का एक बार, सुमित। हाँ भाई। सबको स्क्रीन आ रही है मेरी? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा, देव सर ने बताया कि स्ट्रक्चर के अंदर हम मतलब बहुत सारे मतलब अलग अलग डेटा टाइप को एक जगह स्टोर करके एक मतलब रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो हम स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड बनाते हैं। तो कोई साथ साथ मेरे को कोड भी बताते जाएगा कैसे करेंगे। तो हम स्ट्रक्चर को अगर जब डिफाइन करते हैं तो उसके लिए एक सी के अंदर कीवर्ड है स्ट्रक्ट, STRUCT। स्ट्रक्ट ये कीवर्ड है, ये यूज करना पड़ेगा जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। और उसके बाद में स्ट्रक्चर को हम जो कुछ भी नाम दे रहे हैं, जैसे हमने नाम दे दिया स्टूडेंट, और उसके बाद में लास्ट में ये ब्रेसेस और लास्ट में ये सेमीकोलन, ये मत भूलना भाई। ये जो सेमीकोलन है ना, दिख रहा है या फिर जूम करूं? हेलो? ठीक है सर। हल्का zoom- थोड़ा सा जूम कर दो। सर जूम कर दीजिए। हाँ, एक सेकेंड। Control plus। तो ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये अपना स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं। इंटीजर ले लिया, जैसे एनरोलमेंट नंबर ले लिया, एनरोलमेंट नंबर हो गया। फिर उसके बाद में नेम हो गया, और क्या आता है? ये हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, एक तो इंटीजर टाइप का हो गया, एक कैरेक्टर टाइप हो गया, और एक दूसरा भी कैरेक्टर टाइप हो गया। अब हम इन सब से एक रिकॉर्ड बना सकते हैं किसी भी स्टूडेंट का। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं, और फिर उसके बाद में नेम। अच्छा, अब हम मेन के अंदर उस चीज को, अब ये हमारा, हमने ये रिकॉर्ड ऐसा एक डिफाइन कर दिया स्ट्रक्चर। अब हम उसको यूज कैसे करें मेन के अंदर, वो देखो कि हमारे पास कोई एक ही स्टूडेंट है, उसका डेटा, जैसे मेरा डेटा मेरे को स्टोर करना है, तो मैं लिखूंगा। एक तो सिंपल है कि हम यू करते हैं स्ट्रक्ट, और फिर उसके बाद में नेम स्टूडेंट, और फिर उसके बाद में कोई भी एस। ये हो गया हमारा। ये तो इतना तो है अपना वेरिएबल टाइप, जैसे ये होते हैं ना इंट, कैर, ये सब, ये चीज ये है। और उसके बाद में ये है वेरिएबल का नेम एस। और फिर उसके बाद में हमने इसके अंदर साइन किया, सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद में नेम, उसके बाद में ब्रांच। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और अब इसके बाद में हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक वेरिएबल बनाया है, तो हम प्रिंट करते हैं मेंबर एक्सेस, जो डॉट होता है ना, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट, उससे हम एक्सेस करते हैं उसके डेटा को। तो हम लिखेंगे नेम इक्वल्स सेंड एस, एंड देन एस डॉट फिर क्या है, नेम। अब इसको रन कर लेते हैं इसके लिए। ये एरर दे रहा है, ये एरर क्या सर है? कैपिटल एस स्टूडेंट में। नहीं है। ओ, ये आ गया, नेम इक्वल्स टू सुमित। ये हो गया एक रिकॉर्ड। अब हम ये, हमें चाहिए क्यों होता है ये स्ट्रक्चर? अब मान लो कि तुम्हारी क्लास के अंदर 30 लड़के हैं, और उसके बाद में फिर हमें क्या करना रहता है कि उन 30 का डेटा एक जगह स्टोर करने को बोल दिया तुम्हारे किसी टीचर ने कि भाई तुम रिकॉर्ड बनाओ कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी अभी नए आए हैं उनको सबका नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए। तो तुम क्या करने बैठोगे जब तक तुम्हारे पास स्ट्रक्चर नहीं है? तो तुम एक एक का लिखोगे कि भाई हाँ, नेम 1 इक्वल्स टू ये, नेम 2 इक्वल्स टू ये, रोल नंबर 1 इसका ये, रोल नंबर 2 ये।
तो उसके लिए हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर की एक एरे बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एस किया ना, तो यहाँ पे जितने का भी करना है 10 स्टूडेंट्स का करना है, तो ये एक एरे बना देंगे ऐसे। ये एरे बना दिया, फिर हम इसके अंदर लूप चला देंगे 10 स्टूडेंट के लिए, और फिर हम एंट्री ले लेंगे एक एक स्टूडेंट की कि भाई एनरोलमेंट नंबर, नेम, ब्रांच, ये सब। अब इसके अंदर एक और चीज है, हम ये सब इतना लंबा लिखते हैं ना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, फिर ये सब, ये मतलब काफी इरिटेटिंग लगता है। तो इसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, टाइप डेफ। टाइप डेफ क्या करता है, ये अपने जो वेरिएबल है उसको एक, जो भी मतलब सी के अंदर पहले से कीवर्ड डिफाइन है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, ओवरराइड कर देता है, और उसको अपन कुछ भी नाम दे, फिर उस नाम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे किया टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट STU। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इतना बड़ा ना लिख के मैं सिर्फ सिंपल क्या करूंगा, STU। सुमित सुमित तेरा माइक ऑफ हो गया। हेलो हेलो, हाँ अब आ रहा अभी है, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे टाइप डेफ कर दिया। टाइप डेफ करते ही ये क्या, जो भी इसका ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखना था ना, अपने को ये नहीं लिखना पड़ेगा, अपने को डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा STU। इतने से काम चल जाएगा। क्या दे रहे हैं, STU स्टार है, इज अ पॉइंटर, डू यू मीन यूज। अरे वो एडिट आ गया। तो चलो ठीक है, कोई मेरे को ये बताओ कि मैंने यहाँ पे पहले किया था डायरेक्ट, ये चीज की थी, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे मेरा डायरेक्ट मैंने नाम, तो यहाँ पे मेरे को ये क्यों मिल गया डायरेक्ट ही, इसके अंदर क्यों मिल गया मेरे को। सर ने, देव सर ने बताया था कि भाई हमें स्ट्रिंग कॉपी करनी पड़ती है। कोई बताएगा क्या हुआ। पूरा नाम दे रहा है ना, और अगर मैं ये चीज करूँ उसके बाद में s.name, अब क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ये बताओ, इस लाइन में क्या क्या दिक्कत आ गई है। हेलो, जी सर। बोलो यार कुछ। सर पहले से उसके अंदर सुमित नहीं नहीं है। नहीं, ये लॉजिक नहीं है, कुछ और बताओ। हाँ, सर हम बताओ बताओ, डायरेक्ट ये क्या नेम है? को एक्सेस नहीं कर सकते। क्या क्या? सर वो strc कॉपी करके हमको करना पड़ेगा शायद। वो तो पता है क्यों करना पड़ेगा, डायरेक्टली हाँ, हम वही तो बताओ, यहाँ क्यों हो गया वो चीज और यहाँ क्यों नहीं हुआ ये। एक बार जरा वो पढ़ो, जब हम तुम्हें रिवाइज करो एक बार कि हमने जब स्ट्रिंग बताई थी, तो स्ट्रिंग के ना असाइनमेंट बताया था हमने, बट स्ट्रिंग का कभी ऐसे कराया था कि हम उसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली कैरेक्टर एरे के अंदर। सी प्लस में होता है ये चीज, सी के अंदर अगर तुमने कैरेक्टर एरे बना दिया तो असाइनमेंट के वक्त तो तुम कोड में देख सकते हो वैल्यू, बट अगर तुम्हें बाद में चेंज करनी है वो, तो वो ऐसे चेंज नहीं होती। तुम्हें स्कैनर से तुम उसमें इनपुट डाल सकते हो, वो चलेगा, असाइन करते वक्त कर सकते हो, वो चलेगा, बट ऐसे तुम चेंज नहीं कर सकते उसको। एरर एरर पढ़ो क्या लिखा नीचे, एरर में लिखा है कि असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप, और एरे के अंदर हम तुम कोड में कुछ एक सिंगल वैल्यू दे रहे हो, तो वो असाइन वो ले नहीं रहा असाइनमेंट। तो हम इस चीज को कैसे करेंगे, लाइब्रेरी इनकी, ये चीज परफेक्टली फाइन है। अब ये चलेगा, आ गया नेम शीश। अब ये तो था स्ट्रक्चर। अब उसके बाद में स्ट्रक्चर के अंदर अब हम क्या करेंगे, इसकी साइज देखते हैं कि हमारे पास अपने स्ट्रक्चर की साइज पर। अब ये बताओ कि इंटीजर का कितना साइज होता है, एक 64 बिट, फोर, फोर क्या, फोर आगे भी कुछ होता है, बाइट बिट, बाइट हाँ 4 बाइट, और कैरेक्टर का
1 करेक्टर का 1 बाइट, और ये पूरा नेम का ये 20 20 होगा। 20 बाइट्स नेम का और ब्रांच का 10 बाइट्स। हाँ, और इसका टोटल कितना साइज होगा ये बताओ, टोटल ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर का कितना साइज होगा? 34। हाँ 34। चलो अब देखते हैं कि इसका साइज क्या हुआ। साइज निकाल, किसी भी चीज का साइज पता करना हो तो वो कैसे करते हैं? फंक्शन है अपने पास साइज साइज ऑफ। ऑफ। हाँ, ये क्या हुआ? साइज कितना होना चाहिए था हमारे पास तो? 34। हेलो, 34। और आ कितना रहा है? 36। ये क्या हुआ अब हमारे पास? ये होता है अपने पास कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा डेटा मेमोरी के अंदर जहाँ भी कहीं पे भी जो एलोकेट कर रहा है अपना कंपाइलर उसको, तो वहाँ पे पैडिंग होती है मेमोरी की। अब मेमोरी पैडिंग आपको देव सर बताएं। देव सर। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर बंद करियो। तो यार स्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहा है तुमने देख लिया। साइज की बात करनी है उसकी कि साइज कैसे निकालते हैं स्ट्रक्चर का। लेट्स से मेरे पास स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट एस, ठीक है। लेट्स से उसके अंदर कुछ फील्ड है इंट की, एक और इंट की है, कैर है, एक और कैर है, और एक फ्लोट है, ठीक है। तो आइडियली होना क्या चाहिए था, ये 4 बाइट है, ये 4 बाइट है, ये 1 बाइट है, ये 1 बाइट है, और ये 4 बाइट है, ठीक है। तो कितना होना चाहिए इसका? 4 3 12 13 14। आंसर 14 आना चाहिए था मेरा। बट इस चीज को तुम रन करोगे तब देखते हैं आंसर क्या आएगा। एक बार चेक कर लो कि तुम बना, अगर तुम कोड कर रहे हो इस टाइम पे तो बना के देख लो इसका स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक 2 इंट रख लो ऐसे, इंट इंट कैर कैर फ्लोट। इसका आंसर आएगा 16, ठीक है। तो लॉजिक गिवन बनाना कि हमेशा 2 ऐड हो रहा है, क्योंकि सुमित वाले कोड में 2 एक्स्ट्रा आ गया था। लॉजिक इसका ऐसा है कि जो हमारी मेमोरी एलोकेट होती है ना, वो हमेशा 32 बिट आर्किटेक्चर के अंदर 4 बाइट की उसमें होती है ग्रुप में। और अगर तुम्हारा पीसी 64 बिट का आर्किटेक्चर का है तो उसके अंदर मेमोरी एलोकेट होती है 8 बाइट के ग्रुप में। यार माइक किसका ऑन रह गया? ठीक है। तो इसकी मेमोरी कैसे एलोकेट होगी वो देखते हैं। मान लो ऐसा कुछ है, पहले इंट है तो 4 बाइट एलोकेट होगी इंट के लिए, फिर दूसरा इंट है 4 बाइट एलोकेट होगी उसके लिए, फिर एक कैरेक्टर है उसके लिए एक बाइट एलोकेट हो गई, एक और कैरेक्टर आ गया उसके लिए 1 बाइट एलोकेट हो गई। अब मैंने क्या बताया कि 32 बिट आर्किटेक्चर के अंदर 4 बाइट के ग्रुप में अटैच होती है, मतलब एलोकेट होती है, ठीक है। तो यहाँ का 4 का ग्रुप बन रहा था, बिल्कुल ठीक है, 4 ग्रुप बन रहा था, बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पर जब एलोकेट हुई है 4 ग्रुप नहीं बना, तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इस जो मेमोरी को 4 का ग्रुप बनाने के लिए इसमें 2 बाइट एक्स्ट्रा एलोकेट कर देगा, क्योंकि 2 है ना, तो 4 पूरा करने के लिए 2 बाइट्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। मैं उसको रेड से कर रहा हूँ, तो ये एक्स्ट्रा बाइट जो एलोकेट हो रही है वो हो रही है 2 बाइट, ताकि ये चीज 4 बन जाए, ठीक है। अब इसके बाद में फ्लोट आया, फ्लोट की मेमोरी भी 4 बाइट लोकेट हो गई, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 16, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? तुम्हें ध्यान रख लो कि 4 बाइट की ग्रुप में होनी चाहिए। हमने क्यों बढ़ाया तो इससे ये 2 बढ़ा के मतलब क्या हासिल हुआ उससे? अरे वही बता तो रहा हूँ ना, इससे मेमोरी एक्सेस फास्ट होती है। मतलब मेन इसका लॉजिक ये है, कंपाइलर क्या करता है कि मेमोरी को 4 ग्रुप में एक्सेस करता है, ठीक है। उसको पता है कि अगर यहाँ से शुरू हो रही है चीज तो 4 बाइट एक साथ उठाता है वो मेमोरी से रीड करने के लिए। मतलब ये कंपाइलर ऐसे डिजाइन है तुम्हारा कि वो एक बार में 4 बाइट उठाता है, तो वो मेमोरी डिस्टर्ब, मतलब एक अपना पैटर्न रखना चाहता है मेमोरी एलोकेशन में। तो जब भी उसको दिखता है कि मेमोरी 4 के ग्रुप में एलोकेट नहीं हो रही है, तो वो अपने आप एक्स्ट्रा पैडिंग कर देता है उसके अंदर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसके अंदर यहाँ पे एक्स्ट्रा पैडिंग आ गई 2 की। सर अगर यहाँ पर 2 और 2 होता तो? मैं बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, ठीक है। अब इसी 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 तुमने समझ लिया कि कैसे हो रहा है, यस सर। ठीक है। अब तो दिक्कत तो नहीं थी इसमें कोई, 16 कैसे आया, 14 क्यों नहीं आया, समझ में आ गया ना। यस सर। अब मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अपना, स्ट्रक्ट s2, ठीक है। मैं रख रहा हूँ उसके अंदर एक फील्ड इंट कैर फ्लोट। देख रहे हो, सेम रखा है मैंने, बस मैंने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, गेस मार लो, साइज क्या आएगा इसका, बोलो भाई, कोई गेस तो मारो यार एटलीस्ट।
सर 20 कौन बोला ये? सर जागृत। बहुत बढ़िया, आज आगे पढ़ के आया यार ये बंदा। और कोई नहीं है? कोई बता सकता है 20 क्यों आ रहा है यहाँ पे? सर वो कैर में 1 बाइट था लेकिन उसके बाद वो 4 में हो गया तो दिखाता हूँ, बिल्कुल। पहले क्या है? इंट, तो 4 बाइट एलोकेट हो गई इंट के लिए, ठीक है। फिर अगला क्या मिला? कैरेक्टर, तो उसको मिला यहाँ पे 1। अब ये 4 ग्रुप था, ये तो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको 1 तो पूरा करना है ना अगली एलोकेट करने से पहले, तो उस वो क्या करेगा? 3 बाइट एलोकेट कर देगा एक्स्ट्रा यहाँ पर, ठीक है। फिर आएगा इंट पे, इंट के लिए 4 बाइट एलोकेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कैर आया, कैर के लिए 1 एलोकेट हुआ। अब 4 पूरा नहीं हो पाया यहाँ पे, तो वो 4 पूरा करेगा अपना। कैसे? यहाँ करेगा 3 का एक्स्ट्रा पैडिंग, तो यहाँ पे 3 की पैडिंग हो गई। फिर लास्ट पे फ्लोट है, उसको 4 बाइट हो गई। अब गिन लो इसको कितना हो रहा है ये। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका आंसर आ रहा है 20, ठीक है। देख रहे हो, तुमने फील्ड सेम रखी है। यहाँ भी 2 इंट है, यहाँ भी 2 इंट है, यहाँ भी 2 कैर है, यहाँ 2 कैर है, यहाँ फ्लोट है, यहाँ फ्लोट है, बट उनके ऑर्डर किस तरह से एलोकेट हो रहे हैं उसकी वजह से इसका साइज आ रहा है 16 और इसका साइज आ रहा है 20, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज? तो सर अगर हम प्रोग्राम लिखे तो हम ये वाला तरीका यूज करें जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, क्योंकि बाइट्स कम यूज होंगी और प्रोग्राम जल्दी चलेगा। देखो, अगर तुम एक्चुअल प्रोग्रामिंग में आओगे तो मेरे ख्याल से तुम यूजुअली C++ में काम कर रहे होगे, और वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके अंदर तुम क्या कर रहे होगे? क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। वहाँ ये पंगा नहीं होता है, वहाँ ये वाले पंगा बिल्कुल नहीं आता है। तो अगर तुम सी की बात कर रहे हो, देखो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं सी में कोडिंग करता नहीं हूँ और मैंने इतनी रिसर्च नहीं करी इस बारे में, तो मेरे को इसका कुछ नॉलेज नहीं है कि क्या इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। मैंने तो जो पता था कि मेरे को कि ऐसा होता है वो बता दिया मैंने। सर ये 32 बिट के लिए सिर्फ? ये 32 बिट में 4 बाइट के रूप में होती है। अगर तुम्हें सेम प्रोसीजर उसमें करना है, अगर 64 बिट में करना है, तो उसके अंदर 8 के रूप में बनते हैं चीजें। मतलब सेम लॉजिक यही फॉलो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर ग्रुप बनेंगे 8 के। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया। साइज का निकालना कितना क्लियर हो गया सबको? यस यस सर सर। यस सर। Yes. अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन क्या होता है? यूनियन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिखते हैं दिखने में। उसके अंदर हम लिखते थे कि स्टूडेंट लिखते थे, यहाँ लिखूंगा मैं, मान लो यूनियन स्टूडेंट और सेम चीज। यहाँ मान लो मेरा इंट रोल नंबर है और स्ट्रिंग है नेम वाली, ठीक है। अब डिफरेंस क्या आएगा कि स्ट्रक्चर के अंदर हर फील्ड के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। यूनियन में इनमें से किसी एक की मेमोरी एलोकेट होगी, सिर्फ एक बार में सिर्फ एक की मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। तो अब आइडियली कौन सी होनी चाहिए? जिसका साइज बड़ा हो। कैरेक्टर 100 बाइट्स का हो रहा है यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग, तो इसकी 100 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी अपने आप, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मान लो मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर यूनियन स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यूनियन स्टूडेंट, एंड मान लो U1 लिख लिया मैंने, यूनियन 1। तो अब इसमें एक बार में मान लो मैंने अगर असाइन कर दिया U1 का रोल नंबर इक्वल टू लेट्स से 2, तो अगर मैंने एक बार में एक मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया है तो दूसरा मेंबर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे स्कोप से बाहर हो गया। यूनियन का क्या है कि तुम्हारे पास जितने भी मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर के, उनमें से एक टाइम पे सिर्फ एक तुम एक्सेस कर सकते हो, बाकी सारे इनएक्सेसिबल है तुम्हारे पास। और अगर मैंने इस टाइम पे यहाँ पे क्या होता, इसके कैरेक्टर नेम को इनिशियलाइज किया होता, तो मेरे पास रोल नंबर अवेलेबल नहीं होता। क्लियर? बट बोलो भाई, समझ में आया? सर एक बार वापस सर ये समझा। U1 क्या है मतलब? मैंने दिखाया था ना लास्ट टाइम, हमने अगर किया था स्ट्रक्ट स्टूडेंट, हमने एस लिया था वेरिएबल का नाम। हम करते हैं ना इंट ए, तो ये होता डेटा टाइप मेरा, ये वेरिएबल का नाम, ये डेटा टाइप वेरिएबल का नाम। तो ऐसे ही यूनियन स्टूडेंट और उसके अंदर मैंने U1 ले लिया नाम, कोई दिक्कत तो उसमें? मतलब एक डेटा टाइप हो गया मेरे पास और एक वेरिएबल का नाम हो गया सेम, ठीक। ओके ओके सर तो फिर अगर हमने जैसे U1 डॉट रोल नंबर पहले हम लोगों ने एक्सेस कर लिया, तो हम लोग के पास कैरेक्टर वाला एरे इनएक्टिव, तो नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग U1 डॉट नेम करेंगे तो वो एरर आ जाएगा। ना वो असाइन हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे रोल नंबर हट जाएगा, ऐसा है। ओके सर, मेरा डिलीट हो जाएगा सर दूसरी चीज। मेमोरी के अंदर मान लो स्ट्रक्चर बन गया, उसके अंदर 2 फील्ड हैं, एक है इंट आई और एक है फ्लोट। फ्लोट चलो मैं लेता हूँ कैर सी, 2 चीजें। तो स्ट्रक्चर के केस में क्या होगा, मेमोरी के अंदर जब स्ट्रक्चर बना है उसकी मेमोरी एक होगी आई के लिए
और एक मेमोरी एलोकेट होगी, मतलब एक ब्लॉक एलोकेट होगा सी के लिए। अब यूनियन के केस में क्या होगा, यूनियन में अगर मैंने लिखा है इंट आई और कैर सी, तो जो मेरी मेमोरी है उसके यहाँ जब मेरा जहाँ पे मेरा यूनियन एलोकेट हो रहा है वहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लॉक एलोकेट होगा, वही मैं यूज करूंगा सी के लिए, वही यूज करूंगा आई के लिए। तो अगर मेरे पास 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हो रही है आई के लिए, तो ये 4 बाइट का ब्लॉक बन जाएगा। उसमें से जब मैं सी स्टोर करूंगा तब सी स्टोर हो जाएगा, 3 बाइट मेरी खाली पड़ रहेंगी उस टाइम पे आई की कोई वैल्यू नहीं होगी। बट अगर मैंने आई की वैल्यू डाल दी उसके अंदर, कुछ आई की लेते वैल्यू डाल दी 5, उस टाइम पे सी की कोई जगह नहीं होगी, सी में कहीं स्टोर नहीं कर सकता। ये सीन है। जब भी तुम एक को साइन करते हो दूसरा तुम्हारे पास इनएक्सेसिबल हो जाता है, और इसके अंदर हर उसकी अलग अलग होती है मेमोरी। ठीक है, यस सर। तो इसका एक बार कोड दिखा देगा सुमित, फिर आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हाँ सुमित, एक सेकंड। अच्छा चलो, ये तो समझ में आया ना कि स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है। तो कोई एक बताएगा मेरे को, मतलब क्लियरली एक्सप्लेन करे कि उसे क्या समझ में आया, यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। कोई भी बोलो भाई। दूर रस्तोगी। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ भाई आप बताओ। सर यूनियन में हम एक बार में एक मेमोरी लोकेट कर सकते हैं, पर स्ट्रक्चर में हम एक ही बार में कितनी बार भी कर सकते हैं। हाँ, तो यूनियन एक एफिशिएंट वे है मेमोरी का हैंडल करने का, ऐसे समझ लो। इसको एक प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं। मान लो कि तुम्हारा एक खड़ूस टीचर है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे को इस बार ऐसा प्रोग्राम चाहिए कि जिसके अंदर आधे बच्चों का तो मेरे को नेम चाहिए और आधे बच्चों का मेरे को रोल नंबर चाहिए। तो उसको कैसे बनाओगे? तो फिर आपके पास डेटा सेट है कौन सा, यूनियन बनाओगे स्टूडेंट, और फिर उसके अंदर क्या करोगे, इंट एनरोलमेंट नंबर एंड कैरेक्टर नेम। अब देव सर ने बता ही दिया था कि भाई कितनी मेमोरी एलोकेट होगी इस यूनियन को, ये स्टूडेंट को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी मेमोरी में अगर हम यूज करें वेरिएबल बनाए इस चीज का। बोलो भाई। अरे यार, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सी है मेमोरी इसके अंदर, ये है ना 20 20 बाइट हुए ना। अब हाँ, 20 बाइट में होनी चाहिए 20 बाइट, लेकिन पैडिंग होगी, वो पैडिंग तुम देख लेना किसके अकॉर्डिंग हो रही है। पैडिंग इसमें भी होती है, ठीक है। 16 होगी ना, 16 बाइट एलोकेट होगी एग्जैक्टली। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं? सेम टू सेम इसका यही चीज होता है। हम जब यूनियन को अगर यूज करते हैं प्रोग्राम में, तो डेटा टाइप का नेम लिखते हैं पहले। तो डेटा टाइप का अपने पास नेम क्या है, यूनियन स्टूडेंट, और उसके बाद में वेरिएबल u1 कुछ भी बना दिया। अब हम एक्सेस कर रहे हैं u1 डॉट एनरोलमेंट नंबर इक्वल्स टू 225। ये चीज है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, सीधा रोल नंबर आ गया। अब उसके बाद में अब है कि मैं जब दूसरा वेरिएबल यूज करूंगा हमारे स्टूडेंट यूनियन का, कि भाई नेम यूज करूंगा, तो फिर एनरोलमेंट नंबर का क्या होगा, तो वो चीज देखते हैं। u1 कॉपी, ये सोर्स हो गया एंड डेस्टिनेशन ये। अब इसका प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद में इसको प्रिंट कराते हैं फिर से हम अपना एनरोलमेंट नंबर। ये देखते हैं कि अगर हम एक चीज को यूज कर ले फिर दोबारा दूसरी चीज को यूज करते हैं, तो फिर उसका क्या होता है, दूसरी जो भी कोई वेरिएबल अपने पास उसका। ये देखो,
ये तो है फर्स्ट स्टेटमेंट, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये तो अपना फर्स्ट प्रिंट हमने असाइन किया उसको, तो ये आ गया अपना रोल नंबर। उसके बाद में नेम असाइन किया और उसके बाद में हमने दोबारा से उसको एनरोलमेंट नंबर प्रिंट करवाया, तो अपने पास क्या आ गया, कुछ अजीब सा गार्बेज वैल्यू आ गई। तो यही होता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम दूसरी चीज यूज कर रहे हैं तो जो पहला जो भी वेरिएबल हम यूज कर चुके वो वहां से फ्लश आउट हो जाएगा, और उसी मेमोरी लोकेशन पे हम जो अब यूज करने जा रहे हैं दोबारा वो चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को नेम सही मिलेगा, और एनरोलमेंट नंबर वहां से फ्लश आउट हो गया तो वो मेरे को नहीं मिलेगा। अब अच्छा, उस मेमोरी लोकेशन में इस स्टेटमेंट के बाद में क्या है वहां पे, इस स्टेटमेंट के बाद में सपोज करो कि वहां पे मेमोरी एलोकेट हुई 1024, कहीं पे भी 16 बिट मेमोरी, वो सॉरी 16 बाइट मेमोरी एलोकेट हो गई, और उसके अंदर सिर्फ क्या आया, एक नेम आया, ये सिर्फ रोल नंबर आया। अब उसके बाद में ये चीज की मैंने, तो इसके अंदर सेकंड वेरिएबल यूज आया नेम। अब सेकंड वेरिएबल उसी मेमोरी लोकेशन पे, सेम मेमोरी लोकेशन पे, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो कुछ भी डिक्लेयर कर रहे थे वो एक अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा था। अब यहाँ पे सेम मेमोरी लोकेशन हमने यूज की है, तो इसके बाद में यहाँ पे क्या है, इस मेमोरी लोकेशन पे नेम है, पहले क्या था एनरोलमेंट नंबर। ये समझ में आया ये सब कि भाई मेमोरी कैसे वो मतलब एक ही चीज, एक ही मेमोरी पे हम अलग अलग चीजें कैसे यूज करते हैं। हेलो यस सर, भाई यस कुछ सर, आगे। समझ यस नहीं सर। समझ में आया तो बोल दो। यस सर। हाँ तो यार मैं इसमें एक चीज ट्राई करना, स्ट्रक्चर्स के एरे बना के देखना, एंड उसमें इंडिविजुअल जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर्स आएंगे, मान लो स्ट्रक्चर का एरे बन गया 5 का, तो मतलब 5, एक एरे के अंदर 5 स्ट्रक्चर होंगे। अब तुम इंडिविजुअल उठाना उसमें से स्ट्रक्चर्स और उसके अंदर वैल्यूज असाइन करना। समझ पा रहे हो क्या क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। मतलब स्ट्रक्चर्स का है। हाँ, तुमने इंटीजर का एरे बनाया था, तो एक इंटीजर के एरे के अंदर क्या होता था, मल्टीपल इंटीजर आते थे। तुम बनाओगे स्ट्रक्चर्स का एरे, ठीक है? तो स्ट्रक्चर्स का एरे के अंदर क्या होगा, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होंगे एरे के अंदर, और उन मल्टीपल स्ट्रक्चर में जब तुम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक्सेस करोगे तो उसकी तुम मेंबर्स एक्सेस करोगे। फिर समझ रहे हो, एरे के अंदर तुम स्ट्रक्चर एक्सेस करोगे और स्ट्रक्चर के अंदर तुम उसकी फील्ड एक्सेस करोगे, उनको प्रिंट करोगे। और अभी तो बताया था सुमित ने जब स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा था। अरे अभी तो ये हम स्ट्रक्चर यूज कहाँ करते हैं, हम बहुत बड़े मतलब अपने को रिकॉर्ड बनाना होता है तो एक स्टूडेंट का थोड़ी बनाते हैं, हम वो चीज करते हैं मतलब 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है, तो हम थोड़ी ऐसे बार बार नाम लिखेंगे। तो भाई प्रोग्रामिंग है क्यों, अपना काम आसान करने के लिए भाई, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। अभी ये देखो साइज ऑफ निकालते हैं इसका कि भाई साइज कितना है, इसका साइज आ गया 16, क्योंकि वो पैडिंग के हिसाब से मेरे 64 बिट कंप्यूटर है तो इसके अंदर वो 88 के हिसाब से चलता है। अब मैं कर दूंगा 20, पैडिंग आएगी इसमें। क्या बता, 4 के हिसाब से चलता अभी नहीं, है, इसमें वो 4 बाइट की हो रही है, वो 4 बाइट की हो रही होगी। जीएनसी सी फ्लिप उसमें 4 बाइट में ही करता है, 4 ग्रुप में हो जाएगा ये। ये हो गया ना, 4 के ग्रुप में ही हो रहा है। अब यहाँ पे 22 किया तो वो 4 से एक्सीड हो गया 2 एक्स्ट्रा, तो वो फिर 24 आ गया। तो ये पैडिंग के कारण आ रही है साइज ऑफ ऐसे अलग अलग। अब इसके अंदर अब हम ये टाइप डेफ क्यों यूज कर रहे हैं, मैं इतना बड़ा क्यों लिखूँ इस चीज को, मतलब जब भी डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मैं सिंपल लिखूंगा यूएस। अब से टाइप डेफ क्या करता है कि हमारा जो भी ये है ना, कुछ भी हम डिफाइन करते हैं अपना कीवर्ड तो उसको ओवरराइड कर देता है एक तरीके से, यूं समझ लो। तो ये प्रोग्राम चल जाएगा बढ़िया से, समझ गए? ये टाइप डेफ इसलिए यूज करते हैं। इनका कोड टाइप है, बेसिकली हम खुद का डेटा डेटा टाइप बना रहे हैं ऐसा वाली बात। हाँ खुद का मतलब हम डिफाइन खुद कर रहे का नाम दे रहे हैं। जैसे कभी कभी हमें सी के अंदर तुम हैकरैंक पे प्रॉब्लम करोगे और उसके अंदर बहुत बड़ा नंबर है तो हम यूज करते हैं लॉन्ग 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 इंट, तो फिर इतना लिखेगा कौन, तो वहां पे सीधा करो, मतलब ऐसे कर दो टाइप
लॉन्ग लॉन्ग इंट को और फिर वो नाम लिख दो ऐसे यूज कर। फिर जब भी तुम्हें ये लिखना होगा ना लॉन्ग लॉन्ग इंट, उसकी जगह डायरेक्ट क्या रिप्लेस कर सकते हो तुम, सीधा LLI। तो इसलिए यूज करते हैं टाइडर। और बाकी स्ट्रक्चर और यूनियन समझ में आया? यूनियन है कि सेम मेमोरी लोकेशन पे हम अलग अलग वेरिएबल्स को स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि पहले नहीं करवा सकते। ये तो था सिंपल। हम और एक्सेस कैसे करते हैं इसके, ये सब मेंबर्स होते हैं जो स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे जो भी डिफाइन होते हैं, ये सब मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स को एक्सेस कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम, फिर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट एंड देन मेंबर नेम, ऐसे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन वो एक्सेस करते हैं। अब हम इसके अंदर मान लो कि 10 स्टूडेंट्स का बनाना है, तो एरे बना देंगे। अब ये 10 स्टूडेंट्स का एक स्ट्रक्चर का यूनियन मेमोरी में स्टोर हो गया। अब करते हैं कि भाई 5 तक तो अपने पास क्या हो जाए, मतलब ओड नंबर के तो हमारे पास रोल नंबर आए, और जो इवन है स्टूडेंट उनका क्या है अपने पास नेम आए। तो हम ये करते हैं यूनियन के लिए। तो पहले तो इनपुट लेंगे। अच्छा, ये चीज पहले सी में नहीं थी, ये C++ के बाद में आई है। ऐसे मतलब यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं हम। चलो कर देते हैं। हाई %2 इक्वल्स टू 0 अगर इवन है। अगर ओड है तब तो हमें नेम चाहिए उसका, और अगर इवन है तब अपने को क्या चाहिए उसका रोल नंबर। और प्रिंट करवा सकते हैं, फिर हम उसी हिसाब से प्रिंट करना पड़ेगा अपने को यहीं पे ही, कि भाई नेम ये सब। ठीक है। अरे वो नहीं बोल दिया, ये फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं दिया उसमें प्रिंटफ में प्रिंट कराते वक्त। फॉर्मेट वो दे रहे परसेंटेज दे रहे परसेंटेज ऐसे दे रहे। एनरोलमेंट नंबर, ये देखो एक का रोल नंबर आ रहा है, एक का नेम आ रहा है, एक का रोल नंबर आ रहा है, एक का नेम आ रहा है। और ये सब हो क्या रहा है कि एक मेमोरी एलोकेट हुई है कितना, वो 24 इंटू
5 इतना मेमोरी एलोकेट हुआ और उसी के अंदर हमें एक बार नेम मिल रहा है, एक बार नाम मिल रहा है, ओ सॉरी रोल नंबर मिल रहा है। समझ में आ गया इतना कि भाई स्ट्रक्चर और यूनियन कैसे काम में लेता है। ये कोड भेज दे उसमें चैट बॉक्स में। बताओ क्लियर हो गया कि एरे एरे कैसे बनाते हैं इनका और क्यों यूज करते हैं इनको, स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या है यूनियन में। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पक्का आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रक्चर एंड यूनियन। और तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आता है कि तुम्हें बना के दे दिया स्ट्रक्चर, बोलो साइज कितना है इसका और साइज पूछ लेंगे। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑनलाइन एमसीक्यू वगैरह में। और ये एफिशिएंट वे है कि भाई हमें मतलब जो 10 स्टूडेंट्स का लिखना पड़ता, अब मैं अगर ये चीज नहीं होती मेरे पास तो मेरे को क्या करना पड़ता, एरे बढ़ाता, फिर उस स्टूडेंट 1 का नेम लिखता कि भाई नेम 1 इक्वल्स टू ये चीज है, नेम 2 इक्वल्स टू ये चीज, नेम 3 इक्वल्स टू ये चीज, फिर बार बार प्रिंट स्कैन। तो वो इसलिए हम स्ट्रक्चर, हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है, बस इतना याद रखो, बाकी इतना कोई यूज होगा नहीं ज्यादा तुम्हारे। बाकी C++ और पाइथन में सब बहुत कुछ है। बाकी तो तुम जितना बचा है खुद सीखोगे, तुम्हारी अपनी वो होगी तुम्हारी, कितने तुम एफर्ट मार रहे हो सीखने के लिए। हमें जितना सिखाना था इतना था बस यार। बाकी हम ये पेंड कर रहे हैं फाइनली अपना सेशन सी के। फीडबैक फॉर्म आई गेस शायद से होगा, भेज देंगे वो। हाँ इनको वो करवाना है कि पॉइंटर से कैसे एक्सेस करें, पॉइंटर पढ़ा चुके हैं ना, पॉइंटर पढ़ा चुके हैं। हाँ एक बार दिखा दे, बस वही करते हैं, लास्ट एंड करते हैं उसके बाद में। अच्छा हाँ, ये है कि ये हम यहाँ पे कैसे एक्सेस कर रहे हैं, इनको एक वेरिएबल बना के अब हम इसका पॉइंटर भी बना सकते हैं कुछ डेटा टाइप का। क्लास भाई सी में सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है यार। हाँ सी प्योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर क्लासेस नहीं होती। C++ में होती है क्लासेस, जावा में होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में होती है। ये थोड़ा वैसे फील उसी की देता है, क्लासेस टाइप की भाई ऐसे। अब ये हमने क्या बना दिया कि एक पॉइंटर बना दिया इस चीज का। तूने स्क्रीन शेयर बंद कर रखी है? अच्छा सॉरी। हाँ अभी आ रही है, विजिबल है? नहीं अभी नहीं हुई यार। हाँ ठीक है, दिख रही है। अच्छा हाँ, चलो ठीक है। हाँ अभी क्या हम पॉइंटर सेट करते हैं इसको। ये हमने क्या कर दिया, एक पॉइंटर बना दिया इस चीज का कि भाई ये चीज पॉइंटर बन गई। अब हम पॉइंटर से कैसे एक्सेस करते हैं, हम जैसे अगर वेरिएबल बना रहे तो वेरिएबल से कैसे एक्सेस कर रहे थे, वो एक डॉट लगा के बीच में मेंबर एक्सेस बोलते हैं उसको, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अब पॉइंटर से कैसे एक्सेस करते हैं? हेलो, कोई बताएगा पॉइंटर से कैसे एक्सेस करते हो तुम चीजों को? कल पढ़ाया तो होगा। आई होप जागृत बता पाएगा, जागृत ने पढ़ रखी है शायद से। जागृत है क्या? स्टार लगा देंगे। स्टार लगाएंगे? स्टार वो तो डीरेफरेंस। हाँ वो तो डीप रेफरेंस करते। अरे मतलब तुम्हारे पास एक पॉइंटर है, तुम्हें उसके अंदर फील्ड एक्सेस करनी है। अबे वो यार तुम्हें सुन इन्होंने खाली वेरिएबल में सिखाया है, वो नहीं, हमने क्लास ऑब्जेक्ट वर्ड था नहीं इसमें उसको सिखाने का, तो वो नहीं करवाया था। दिखा दे एक बार वो। अच्छा इसके अंदर वैसे ही बता देता हूँ सिंपली शॉर्ट में। हम एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि हमें इस स्टूडेंट का नेम को एक्सेस करना है, तो नेम को एक्सेस कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं। एक तो तुम जो वो बता रहा है स्टार लगा के डीप रेफरेंस करके कि भाई ये स्टूडेंट करके, और फिर उसके बाद में वो स्टूडेंट का क्या यूज कर रहे हैं हम, नेम या फिर ये तो हो गया डॉट, वो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर से डॉट लगा के। तब हमें क्या करना पड़ेगा, डी रेफरेंस करना पड़ेगा उस मेमोरी को कि भाई उस चीज पे, उस मेमोरी पे क्या है। और अगर हम डी रेफरेंस नहीं करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं देन स्टूडेंट और ये चीज तो क्या बोलते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ यार सॉरी, एरो ऑपरेटर बोलते हैं। एरो ऑपरेटर बोल रहे हैं ना। हाँ ये होता है। हाँ ये जैसे अगर वो या एनरोलमेंट नंबर एक्सेस करने हैं तो ये यहाँ नंबर, एरो ऑपरेटर से ऐसे एक्सेस करते हैं। अगर ये यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पॉइंटर बनाते हैं हम सिर्फ। पता है ये चीज तुम तब सीख लोगे जब तुम वो प्रोग्राम अगले सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर्स तो उसमें बनाओगे तुम। अगले सेमेस्टर में तुम्हारा स्ट्रक्चर ही यूज नहीं होने वाला है। तुम ये मान लो कि जो तुमने आज पढ़ा है स्ट्रक्चर्स, अगले पूरे सेमेस्टर तुम स्ट्रक्चर पे ही काम कर रहे होंगे, लिंक्ड लिस्ट बना रहे होंगे, ट्रीज बना रहे होंगे, वो इसी पे काम कर रहा होगा हर चीज। हाँ तो स्ट्रक्चर सबसे ध्यान से पढ़ लेना, और कोई भी डाउट हो, अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो हर एक चीज पूछ सकते हो भाई, अभी बता दो।
तुम्हें लग रहा होगा कोई सब बहुत सिंपल चीज थी यार, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, लेकिन जब तुम अगले सेमेस्टर पढ़ोगे ना बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। उसमें लिंक लिस्ट आएगी, जब तुम पढ़ोगे लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट वगैरह सब बन रही होंगी इसी से ही, स्ट्रक्चर से ही। हाँ उसमें भाई पॉइंटर आएंगे, फिर उसको एरो ऑपरेटर से हम नेक्स्ट को एक्सेस करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं भाई। तो स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ो।